नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट में आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है आकस्मिक आय। आकस्मिक आय को इंग्लिश में कहा जाता है कैजुअल इनकम। पेपर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण को ध्यान में रखते हुए आपको कैजुअल इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जब पेपर में पूछेगा 50 शब्दों में लिखिए, तो आपको लिखना क्या है? ऐसी आय जो अचानक से प्राप्त हो जाए, जो संयोग से प्राप्त हो जाए, उसे आकस्मिक आय कहते हैं। जिसके प्राप्त होने की कोई सूचना पहले से ना हो, यानी कि बार बार जो ना प्राप्त होगी, उसे कैजुअल इनकम कहते हैं, आकस्मिक आय कहते हैं। ठीक है, आकस्मिक आय कहते हैं। मैंने आपको बताया आकस्मिक आय क्या होती है। ऐसी आय जो संयोगवश प्राप्त हो, जो अचानक प्राप्त हो, उसे आकस्मिक आय कहते हैं। मैं दावा करता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको अपने पेपर में कैसे लिखना है, आपको मैं लिखने का तरीका भी बता देता हूं। ठीक है, लिखना है ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश, कह सकते हैं बिना आशा के प्राप्त होती हैं। ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश बिना आशा के प्राप्त होती हैं, उसे आकस्मिक आय कहते हैं। मतलब कि इनके प्राप्त होने की या इनके प्राप्त ना होने की कोई सूचना पहले से नहीं होती है, अचानक प्राप्त हो जाती हैं। इनका प्राप्त होना या ना होना अनिश्चित होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे आकस्मिक आय कहा गया है, कैजुअल इनकम कहा गया है। अचानक से प्राप्त हो जाइए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे उदाहरण आप अपने मन से और भी बना करके लिख सकते हैं जो मैंने बोला। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारी गाय गुम हो जाए। हमारी गाय है, हमारे घर में गाय है, आप लोगों के घर में भी होगी, हो सकता है आप लोगों के घर में कोई और हो, किसी के घर में भैंस हो, किसी के घर में कुत्ता भी हो सकता है, किसी के घर में बकरी भी हो सकती है। गाय बकरी भैंस की बात ही छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति गायब हो जाए। थोड़ी देर के लिए मानिए, मान लीजिए मैं गायब हो जाऊं, खो जाऊं मैं, या हमारी गाय गायब हो जाए, या हमारा मुर्गा मुर्गी गायब हो जाए, तो आप देखते होंगे ऐसे पोस्टर लगता है, ढूंढ कर लाने वाले को 10,000 इनाम दिया जाएगा, ढूंढ कर लाने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है। तो अगर इनाम की घोषणा कर दी गई हो, देखते होंगे आप पोस्टर लगा होता है, बहुत सारे बच्चे गुम हो जाते हैं, गुम होने वाले को, खोजने वाले को इतना पैसा दिया जाएगा, जिसकी जैसी हैसियत होती है। पहले से पोस्टर लग गया हो कहीं पर, हम गायब हो गए हैं और आपको पता लग गया कि आर के मौर्य गायब हुए हैं, राजकुमार मौर्य गायब हुए हैं, आप हमको कहीं ढूंढ लीजिए। आप हमको ढूंढ करके प्रस्तुत कर दीजिए हमारे घर वाले के सामने।
हमारे घर वाले आपको 10,000 रुपया दे दें, इसे कैजुअल इनकम नहीं कहा जाएगा, इसे आकस्मिक आय नहीं कहा जाएगा। आकस्मिक आय उसे कहा जाता है जैसे हम गायब हो गए, या हमारी बकरी गायब हो गई, हमारी भैंस गायब हो गई, कोई ढूंढ कर ला करके दे दे, उसको हम अपनी ओर से कुछ पैसा दे दें, उसे आकस्मिक आय कहा जाएगा। मतलब जिसमें पहले से घोषणा हो गई हो उसे आकस्मिक आय नहीं माना जाएगा, जिसमें पहले से घोषणा नहीं हुई हो उसे आकस्मिक आय में रखा जाएगा। इस बात को आप गौर से ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, लॉटरी से आए, लॉटरी खुलवाई जाती है, लॉटरी से कोई व्यक्ति इनकम प्राप्त कर लेता है, तो पता नहीं रहता पहले से ही, संयोग बस किस्मत खुल जाती है लोगों की। उसके बाद वर्ग पहेली से, घुड़दौड़ से, ताश के खेल से, जुए से, यहाँ कुल से जो लोग पैसा कमा लेते हैं, यानी कि जिन लोगों को पैसा मिल जाता है अचानक से किसी कारणवश, उसे आकस्मिक आय, ठीक है, कहा जाता है। 50 शब्दों में मिलेगा तो आप बना करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आकस्मिक आय पर 30% टैक्स लगता है। आकस्मिक आय पर कितना परसेंट? 30% टैक्स लगता है। और आकस्मिक आय पर, जैसे जो व्यक्ति आकस्मिक आय की घोषणा करता है, जैसे आप देखते होंगे अमिताभ बच्चन जी का प्रोग्राम आता है, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगे करोड़पति, एक फिल्म भी है, निरहुआ की फिल्म है भोजपुरी में। हमको याद नहीं है कि निरहुआ हिंदुस्तानी 1 है कि 2 है, ऐसे कुछ है, मैंने देखा भी है। उसमें निरहु जीत जाते हैं 7 करोड़ रुपया ना, भूल जाते हैं अपना घर द्वार ना, क्या क्या रोल है उसमें। तो कौन बनेगा करोड़पति, हमारी बात याद रखिएगा, कौन बनेगा करोड़पति से कोई व्यक्ति 7 करोड़ क्या जीतता है, तो क्या उसको 7 करोड़ पूरा मिलता है? 7 करोड़ नहीं मिलता है, टीडीएस कटता है उस पर। क्या परसेंट टीडीएस कटता है? 30%। आपको लिखना है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, 30% के हिसाब से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। और आपको बताना चाहता हूं, उद्गम स्थान पर कर की कटौती वहीं होगी जहां से कोई भी व्यक्ति 10,000 से अधिक जीते। आप सोच रहे होंगे 7 करोड़ जीता तब भी टीडीएस कटेगा, 8 करोड़ जीतेगा तब भी, 5 करोड़ जीतेगा तब भी, 4 करोड़, यानी कि 10,000 रुपये से अधिक अगर जीत हो रही है तो टीडीएस कटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में जीत जाते हैं तो आपको 7 करोड़ रुपया कभी नहीं मिलेगा। इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। 10,000 से अधिक कहीं भी जीतेंगे आप, कैजुअल इनकम, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते, इसको भी आप समझ ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, टीडीएस के साथ सरचार्ज लगेगा, वो अलग बात है, अभी इतना डिटेल में नहीं जा सकते। सरचार्ज लगता है, एजुकेशन सेस लगता है, हेल्थ सेस लगता है, वो सब अलग बातें हो गई। लेकिन अभी बेसिक पढ़ाई हो रही है, बेसिक पढ़ाई हो रही है, ठीक है। हमको सब मालूम है लेकिन हम उसको नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप बेसिक से पढ़िए, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है करदाता। ध्यान दीजिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है एसएससी, करदाता किसे कहा जाता है। पेपर में पूछे या ना पूछे ये अलग बात है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब नॉलेज को प्राथमिकता दीजिए। नंबर अपने आप दौड़ता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ आएगा। किसको आप प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता आप देंगे पढ़ाई को, नॉलेज को। पढ़ाई में नॉलेज महत्वपूर्ण है, ठीक है। करदाता किसे बोला जाता है? पहला नंबर
कर अथवा अन्य राशि देने के लिए, कर अथवा अन्य राशि, अन्य राशि मतलब ब्याज और अर्थदंड, ब्याज और अर्थदंड देने के लिए जो दायी हो। हमारी बातों को समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कर अथवा अन्य राशि जैसे ब्याज, अर्थदंड, इनकम टैक्स विभाग को अगर कोई भी व्यक्ति देने के लिए दायी है, जैसे हम हैं, हम इनकम टैक्स देंगे तो हम करदाता कहलाएंगे। हमारे ऊपर ब्याज लग गया इनकम टैक्स देने में देरी करने के कारण, इनकम टैक्स चोरी करने के कारण हमारे ऊपर लग गया कोई जुर्माना, अर्थदंड, तो हमें भी क्या बोला जाएगा? करदाता बोला जाएगा। दूसरा नंबर आपको लिखना है, जिस व्यक्ति पर आयकर निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो, जिस व्यक्ति पर इनकम टैक्स के डिटर्मिनेशन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो, उसे क्या बोला जाएगा? उसे करदाता बोला जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा नंबर ध्यान देना है। तीसरा नंबर, कर वापसी की कार्यवाही, जिस व्यक्ति पर कर वापसी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो, उसे क्या बोला जाएगा? करदाता बोला जाएगा। कर वापसी की कार्यवाही, ठीक है। उसके बाद स्वयं की हानि निर्धारण, जिसके ऊपर स्वयं की हानि के निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो, उसे क्या माना जाएगा? उसे भी करदाता माना जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, एक होता है माना हुआ करदाता, छठा नंबर होता है चूक में करदाता। इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, अलग से पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। माना हुआ करदाता, ठीक है, चूक में करदाता। आपको ध्यान देना है हेडिंग, माना हुआ करदाता किसे कहा जाता है, समझिएगा, समझने वाली बात है। माना हुआ करदाता लिखना है डीमैट एसएससी। डीमैट ध्यान दीजिएगा, जब पेपर में पूछता है तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जब आपका नुकसान हो जाएगा तो आप उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? फिर माना हुआ करदाता, डीमैट एसएससी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय पर
कर देता है तो उसे माना हुआ करदाता कहा जाता है, डीमैड एसएससी कहा जाता है। जैसे ऐसा कब होता है, किसी वृत्त की उदाहरण, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका मालिक जो बनेगा, उत्तराधिकारी जो बनेगा उसे क्या बोला जाएगा, माना हुआ करदाता। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सारी संपत्ति है, वो इनकम टैक्स देने के लिए दायी था, मर गया, तब उसका टैक्स कौन देगा, वो तो मर गया, उसकी संपत्तियों को जो लेगा उसका उत्तराधिकारी जो लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या होता है, प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। कोई पागल है, पागल के बाद भी पास भी संपत्ति होती है, उसके बाद उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है, उसका भी कोई उत्तराधिकारी होगा, उसका कोई देखरेख करने वाला व्यक्ति होगा, उसका कोई उत्तराधिकारी होगा, उसका कोई देखरेख करने वाला व्यक्ति होगा, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, इनकम टैक्स लगेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। कौन, इसका जो उत्तराधिकारी होगा, जो कर्ता धर्ता होगा, वो टैक्स देगा, पागल का। आप सोच रहे हैं हम अवयस्क हैं, कोई व्यक्ति अवयस्क हैं, अवयस्क के भी पैसा कमाते हैं, तो अवयस्क जो होता है वो भी पैसा कमाता है, तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, लगेगा। लेकिन टैक्स कौन देगा, टैक्स इनके बाबू अम्मा, इनके माता पिता, माई बाप। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, माना हुआ करदाता, मतलब जो खुद नहीं देगा उसकी आय पर दूसरे के देंगे। हेडिंग लिखिए, चूक में करदाता असेसी इन डिफॉल्ट। पेपर में बहुत पूछा जाता है। समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ये इनकम टैक्स का ऑफिस है, आईटी विभाग है, समझने का असली तरीका। इस कंपनी में बहुत से लोग नौकरी करते हैं, उनको वेतन मिलता है। कंपनी में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करने वालों को क्या मिलता है, वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए, तो जब कंपनी वेतन देगी अपने नौकरों को, अपने कर्मचारियों को, टैक्स काट कर देना चाहिए कंपनी को, याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कहीं से आकस्मिक आय अर्जित करेंगे 10,000 से अधिक, तो जो कंपनी जहां से आकस्मिक आय, जैसे आप ड्रीम11 वगैरह देख रहे होंगे, इसमें आईपीएल चल रहा है बहुत तगड़ा, जब वीडियो हम बना रहे हैं, तो क्या 1 करोड़ कोई जीतता होगा, कोई ना कोई जीतता है, तभी तो बताते हैं, हम तो लगाते नहीं सकता, बहुत सारे लोग लगाते होंगे। तो क्या 1 करोड़ जीत लोगे तो 1 करोड़ पूरा आपको मिल जाएगा, कबो नहीं मिलेगा 1 करोड़। जिंदगी मत सोचना कि 1 करोड़ हमका पूरा मिल जाए। लेकिन मान लीजिए ड्रीम11 है, हाउजेड एक्टू है, और कौन कौन है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सट्टा खिलवा रही हैं। 1 करोड़ रुपया अगर आप उसमें जीत गए तो 1 करोड़ आपको अगर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप समझिएगा, मान लीजिए मिल गया, इसका मतलब ड्रीम11, हाउजेड, एमपीएल, ये सट्टा खिलाने वाली कंपनियां हैं, मिल गया, इसका मतलब ड्रीम11 वाले टीडीएस काटना भूल गए, इसका मतलब हाउसेड वाले टैक्स काटना भूल गए।
तो टैक्स काटना हाउस हेड वाले भूल गए, ड्रीम 11 MPL वाले भूल गए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि पैसवा टैक्सवा दीजिए, तो ये लोग ड्रीम 11 वाले कहाँ से देंगे? अपने घर से ले आकर देंगे। ये क्या मतलब होता है? चूक हो गई, भूल हो गई यार, टैक्स से नहीं काटा। बहरहाल बहुत कम होता है। अब कोई कंपनी वेतन देती है अपने कर्मचारियों को, तो वेतन देने के पहले TDS उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जहाँ पर पैसा पैदा हुआ वहीं पर टैक्स को काट करके सरकारी खजाने में जमा करो। भूल गई तो कंपनी को अपने आप से देना पड़ेगा। इसे बोला जाएगा चूक में करदाता। मतलब जब पेपर में कैसे लिखेंगे, जब कोई कंपनी TDS काटती है और उसे TDS काटने के बाद सरकार के खजाने में जमा करना होता है, सरकार के खजाने में अगर उन्होंने नहीं जमा कर पाती तो कंपनी क्या कर देती है? जब्त कर। कंपनी नहीं जमा करती तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कंपनी से लेता है, तो कंपनी भूलवश खुद देती है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इतना आप समझदार हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने का काम करेंगे।